सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर। आपका सब्जेक्ट है साइंस एंड ये वाला पेपर है जेके बोस की वेबसाइट पे अवेलेबल। आप इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस पे ऑलरेडी हम पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस इसका क्या है, इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमारी जेके बोस क्लास 10th की वेब प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। साइंस के पेपर के अंदर आपको 80 मार्क्स मिलते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे इस टाइम को चेक करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर इस पैटर्न पे ऑलरेडी एक बार पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स इन 2022 जो 2021 का पेपर था 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ। जम्मू डिवीजन के अंदर अलग था तब, कश्मीर डिवीजन के अंदर अलग। जम्मू डिवीजन के अंदर 2.5 घंटे का टाइम दिया गया बच्चों को, एंड कश्मीर डिवीजन के अंदर 2-3 घंटे का टाइम था। बट दिस टाइम जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के अंदर आपको सेम पेपर होगा, इसलिए मेक श्योर कि आप एग्जाम की आंसर लिखने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करें कि कितना टाइम लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को जो है प्लान, अपने पेपर को प्लान करेंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगर आपने ये वाला सैंपल पेपर देखा होगा, एंड आई एम श्योर कि आपने इसके एंड में जाकर ये वाली चीज़ जरूर देखी होगी, ठीक है ना। ये वाले जहाँ पे जो ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल आपको दिखाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, आपके जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे। सपोज करके हम लाइट चैप्टर का देखते हैं, फिजिक्स का हमारा लाइट चैप्टर है, 8 मार्क्स इसके टोटल हैं। 8 मार्क्स में से एक 5 मार्क्स का आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, एंड इसके अलावा 3 आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 1-1 मार्क्स के 3 वेरी शॉर्ट आपको मिलेंगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 3 आपको बहुत जो है शॉर्ट मिलेंगे। उसमें से भी इसने ब्रेकअप कर रखी है। एक के अंदर आपकी नॉलेज चेक करेगा, एक क्वेश्चन डालेगा जिसमें आपकी सब्जेक्ट की, इसकी लाइट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा, एंड जो है एप्लीकेशन बेस्ड जहाँ से कोई नहीं होगा, एंड स्किल बेस्ड जो है जहाँ पे एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे नीचे टेबल दे रखा है, ये आपको जो है आप इसको स्टडी करेंगे अच्छे से, ये आपकी दिशा एंड दशा डिसाइड करेगा, एंड आपको बताएगा आपको किस तरह से आपने पेपर को प्लान करना है एंड प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये वाला जो आपका चैप्टर है, आप अगर देखें इसके अंदर आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, 1-1 मार्क्स के। 1-1 मार्क्स के टोटल 4 मार्क्स जो है आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। एंड जो आप जब प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर को, आपको पढ़ने का अलग तरीका होगा, एंड इस चैप्टर को आपको पढ़ने का अलग तरीका होगा, बिकॉज इसके अंदर जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना होगा। फॉर दैट आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो है लाजमी पढ़नी होगी, ठीक है ना। दूसरे ये वाला जो होगा आपका 5 मार्क्स के लिए, आप इस तरह जो है सवाल याद कर सकते हैं। इस तरह मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन 1-1 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। आई एम श्योर आप इस चीज को स्टडी किया होगी आपने, अगर नहीं की तो इसको जरूर आप देख के अपना जो है स्टडी प्लान करेंगे। एनीवे, आते हैं आपके 4 सेक्शन मिलते हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। इन टोटल आपके 36 मार्क्स होते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, 1-1 मार्क्स के, 2 कहने को क्वेश्चन 20 से, बट इनके सब पार्ट्स कुछ जिस तरह क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको सब पार्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 5-5 सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको 4 सब पार्ट्स जो है करने होते हैं। बट आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर रीड करेंगे, मे बी तब डायरेक्शंस जो हो अलग हो, तो इन टोटल आपके 32 मार्क्स बन जाते हैं ऐसे, जो 1-1 मार्क्स से आपको आते हैं। दैट मीन्स 1-1 मार्क्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस चीज को समझते होंगे। आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, अगर आपके 80 मार्क्स इन टोटल हैं एंड 32 उसमें से आपको मिल रहे हैं 1-1 मार्क्स के, रेस्ट आपके बचे 48 मार्क्स। 48 मार्क्स पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एंड यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर पेपर। ऑब्जेक्ट है ए बी इज प्लेसेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। एक हमारे पास कनकेव मिरर है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है ए बी। द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी जो इन्वर्टेड इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। खुद ही हमें वहां से बता रहा है, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो दिस केस। हमें एक रे डायग्राम बनानी है, एंड ये वाला जो केस है हमें दिखाना है। ऑलरेडी जो है इसने वहीं से बताया हमें एक ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक हमारे पास मिरर है, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट है ए बी करके हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एंड ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे ऑलरेडी है। जब ये लाइट छोड़ेगा तो बहुत सी रेज, ऑफ कोर्स सभी रेज जो हैं इधर आएंगी, बट हम जो है अपनी स्टडी करने के लिए सिर्फ 3 रेज से डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा पर्पस जो है दिखाते हैं। इस वाली हम पहली रेज का यूज करते हैं, एक जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज आती है इसका यूज करते हैं। इस वाली लाइन को जो पोल पे जाकर टच करती है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो अपर्चर है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है, इस वाले को हम कहते हैं पोल, ठीक है ना।
तो हमारा जो पोल पे जो लाइन आती है एंड यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो रे हमारी जाएगी सीधी जाएगी एंड सीधी वापस आ जाएगी। एनीवे जो हम यहाँ पे जो है अगर एक रे जो है इसकी पूरे मिरर पे जा रही है रेज, एक रे यहाँ पे भी आएगी, जब यहाँ पे टकराएगी एंड यहाँ पे जो है हम इसको वापस लेंगे, राइट। एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब देखो पहले इसका सिर ऊपर था, अब इसका सिर नीचे है, अब इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको जो है इस तरह से करेंगे, अब इसका ए डैश ये वाला है एंड बी डैश ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब हमें इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही देखने को मिल रही है एंड यहाँ से जो है इस वाली लाइन को ड्रा करेंगे, ऐसा पॉइंट जिससे जो है ये वाला जो हमारा पॉइंट है, जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिसपे ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज जो क्रॉस कर रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड प्रिंसिपल फोकस से जहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। आई एम श्योर ये चीज आपको पता होगी, ठीक है ना। फोकल लेंथ की अगर हम देखें, दो फोकल लेंथ अगर हम आपस में मिलाते हैं तो एक रेडियस के इक्वल होता है। रेडियस होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जहां तक का डिस्टेंस, पोल तक का डिस्टेंस। एनीवे हम आते हैं, जब हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल हमारा ये अपर्चर है, बट ये अपर्चर जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये वाला जो अपर्चर हमने है, हमारे पास एक स्फीयर था, ये वाला स्फीयर था, हमने ये पीस काटा एंड यहाँ पे रखा, इसको हम अब अपर्चर कह रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पूरा स्फीयर था। अब ये जब पूरा स्फीयर था तो इसका कोई सेंटर था, ये वाला सपोज करते हैं सेंटर, यही वाला सेंटर जब अपर्चर हमने काट के रखा तो यही वाला जो सेंटर होगा इतने ही डिस्टेंस पे, ये इसका कहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली जो कर्वेचर हमने रखी या अपर्चर हमने रखी, वन एंड सेम थिंग, कर्वेचर या अपर्चर, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एंड दिस इज प्रीटी सिंपल। आते हैं वापस एंड देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अब मिरर्स, कनकेव मिरर्स की बात करें, इस तरह हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आई एम श्योर आपको पता होगा, ये वाला जो होता है, जिस तरह हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं उनकी गाड़ी के जो राइट साइड में होता है, ठीक है ना, साइड में होता है, जिसमें पीछे वाले आने वाली गाड़ियों को ड्राइवर जो है देखता रहता है, ये कन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है ना। कनकेव मिरर आप देखेंगे डेंटिस्ट के पास होता है, या आपके पास जो स्पून होती है, स्पून आप देखेंगे, स्पून जो है एक कनकेव मिरर की तरह काम करती है, या डेंटिस्ट के पास होता है, डेंटिस्ट आपके जो है दांतों को अंदर वाले साइड से जो है कनकेव मिरर की मदद से देखता है। इस तरह से हमारे पास जो होते हैं थर्ड टाइप के मिरर होते हैं जिनको कहते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है जिस तरह हमारा शीशा, जिसके अंदर हम जो है घर के अंदर जो है अपनी शक्लें देखते। That's the concept of mirrors, spherical mirrors and plane mirrors. Anyway, इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम देखेंगे, ये हमारा ई अगर हम इसको मिरर के अंदर देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। मतलब जब हम खड़े होते हैं हमारा दायां हाथ शीशे के अंदर जो होता है बाईं साइड में दिखता है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। ये वाले जो है आपको पता होने चाहिए, ये वाले जो है अगेन एग्जामिनर रिपीट कर सकते हैं। एनीवे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर ग्लास, फॉर वाटर एंड क्राउन ग्लास। जो वाटर होता है हमारा, वाटर होता है उसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव जो होता है, वन मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास वाटर का द रिफ्रैक्ट, इस तरह से आप लिखेंगे आंसर, ठीक है ना। आंसर लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, हमारे पास वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.333 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ऑफ क्राउन ग्लास, राइट। जब आप लिखेंगे तो प्रॉपरली सेंटेंस में एक सेंस बना के लिखेंगे 1.517। इस तरह से आपको एयर का भी पता होना चाहिए। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है 1.00003, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास डायमंड होता है, एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है 2.417। एग्जामिनर ये वाली चीजें जो है रिपीट कर सकता है। लेट्स गेट बैक। Question number third. What is diopter? Diopter is the unit of power of lens. Diopter is the unit of power of lens. Very simple है। Diopter जो होता है, diopter is the unit of power of lens. Right? इस तरह से आप लिखेंगे। It measures the refractive power of a lens or of any substance. ठीक है, diopter जो होता है ये रिफ्रैक्टिव जो हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है ना, उसका भी ये वाला जो है यूनिट होता है। तो पावर ऑफ लेंस हमारा किसके इक्वल होता है? पावर ऑफ लेंस होता है हमारा इक्वल 1 बाई फोकल लेंथ। अगर हमें डिफाइन करना हो पावर ऑफ लेंथ, एक डायोप्टर किसके इक्वल होता है? अगर 1 डायोप्टर हमें डिफाइन करना हो, डायोप्टर अगर हमें 1 डायोप्टर डिफाइन करना हो, 1 डायोप्टर इक्वल होता है जब आपका फोकल लेंथ 1 मीटर का हो, ठीक है ना, 1 मीटर का फोकल लेंथ हो, तब हम उसको कहते हैं 1 डायोप्टर, राइट।
तो इस तरह से हम करते हैं। डायोप्टर को हम इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। एंड पावर ऑफ लेंस को अगर हम यहाँ पे लिखें d इज इक्वल टू 1 बाई इस तरह से f करके फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा डायोप्टर। जस्ट इतना ही आपको लिखना है। डायोप्टर यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का, डिनोट करते हैं d से, एंड इसकी रिलेशन फोकल लेंथ के साथ ये वाली होती है d इज इक्वल टू 1 बाई f, दैट्स इट। Give any one point of difference between a concave lens and convex lens. I'm thinking कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, but we have to speed up. Give any one point of difference between concave lens and convex lens. Concave and convex lens के बीच जो है हमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है शो करना है। तो क्वेश्चन हमारा whatever जो भी है हम कैसे करेंगे, पहले हम शेप से करेंगे, शेप राइट। एंड जहाँ से किया हमने ड्रॉ, एंड concave lens जो होते हैं हमारे इस तरह से होते हैं concave lens, एंड कन्वेक्स लेंस जो होते हैं हमारे इस तरह से होते हैं। जस्ट ये वाला हमने कर दिया, एंड दिस इट्स सफिशिएंट। बट हम जो है इसके अंदर कुछ और भी दिखा सकते हैं, राइट। 3 रेज हम ट्रैक करते हैं, जनरली बहुत सी रेज आती है, बट एनीवे हम स्टडी पर्पज के लिए जो सेंटर में आ रही है ये तो स्ट्रेट पास हो जाएगी, बट एनीवे जो यहाँ से आ रही है ये रिफ्रैक्ट होके इस तरह से जाती है, एंड जो यहाँ से आ रही है ये रिफ्रैक्ट होके इस तरह से जाती है, ठीक है ना। अब अगर इसका सीन हम देखें, जब इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा, रिफ्रैक्शन अलग कंसेप्ट है हमारा, एंड रिफ्लेक्शन हमारा अलग कंसेप्ट है, राइट। रिफ्लेक्शन हमारा मिरर पे होता है, एंड जब लाइट जो हो दूसरे साइड पास होती है हम उसको कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कर रहा है, CONVERGES, कन्वर्जेस rays of lights when passes through it, जब इससे पास होती है, when passes through it, ठीक है, through it. At another side, concave lens diverges rays of light when passes through it, जब इससे पास होती है तो ये लाइट की रेस को डाइवर्ज करता है। हमने 2 जहाँ पे डिफरेंस शो किए, एक ये वाला एंड जहाँ पे एक ये वाला जो है, ठीक है, सफिशिएंट। इस तरह से हम लिखेंगे, एंड इट्स दैट्स इट। हमें लंबी दास्तानें जहाँ पे नहीं लिखनी, जस्ट 1 मार्क्स का मामला है, ठीक है। एंड आते हैं नीचे हमारा है, ये पहले जो 3 क्वेश्चन थे, जिस तरह एग्जामिनर ने कहा था कि 3 क्वेश्चन आपके लाइट चैप्टर में से पूछेगा, इसने पूछ लिया। हम अकॉर्डिंगली आपने अब जो स्टडी होगी इसी तरह प्लान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज वेयरिंग स्पेक्टेकल्स विद ए कनकेव लेंस। एक पर्सन है स्पेक्टेकल्स पहन रखी है उसने, कनकेव लेंस की उसकी सूटेबल फोकल लेंथ है जिनकी। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही हैविंग। अगर कोई बंदा जो है उसने कनकेव लेंस की जो है हमारी पहन रखी है स्पेक्टेकल्स, तो उसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? उसकी आंखों में जो डिफेक्ट है वो हो सकता है मायोपिया, ठीक है ना। मायोपिया जो है उसकी आंखों के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। नाउ व्हाट्स मायोपिया? फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल आई होती है जहाँ पे रेटिना होता है, एंड ये आई के अंदर वाला जो है लेंस है, एंड जहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है प्यूपल होता है जिससे लाइट जो है अंदर आती है, एंड इसको होल्ड करके रखा होता है आयरस, एंड देन उसके बाद होते हैं सिलेरी मसल्स। आई एम श्योर ये वाली चीज़ हमें पता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से कोई रेज आ रही है, जब ये वाला आँख के अंदर वाला जो लेंस होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है रेज को, एंड हमारे रेटिना पे इमेज बनाता है। एंड जहाँ पे जब इमेज जो है फोकल पॉइंट बनता है, जहाँ पे इमेज बनती है, ये हमारी नॉर्मल आई होती है। बट एनीवे जब डिफेक्टिव आई होगी मायोपिया से, मायोपिया हमारा देखिए कम वर्ड्स हैं, इसका मतलब है इसको नज़दीक दिखता होगा, ठीक है ना, मतलब बहुत कम दिखता होगा, नज़दीक वाला दिखता होगा, दूर नहीं दिखता होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा दूर होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट दूर है, जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जब इसकी इमेज बनती है, इमेज नॉर्मली यहाँ पे बननी चाहिए, बट इस ऑब्जेक्ट की हमें जो है इमेज है वो बनती है यहाँ पे, इस जगह पे इमेज है इस ऑब्जेक्ट की बनती है, एंड इस आई को जो है ब्लर दिखता है। एंड एनीवे इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे एक कनकेव लेंस लगा देते हैं, ये वाला जो है रेज को थोड़ा जहाँ से डाइवर्ज करता है, थोड़ा यहाँ से डाइवर्ज करेगा, एंड थोड़ा यहाँ से डाइवर्ज करेगा जब रेज को, एंड ये रेज जो है अपनी फिर इमेज बनाती हैं यहाँ पे, फिर ये वाला अंदर वाला लेंस थोड़ा डाइवर्ज करता है, एंड हमारी जो विजन है वो करेक्ट हो जाती है। तो मायोपिया याद किस तरह रखते हैं, नियर साइटेडनेस नहीं, अपना तरीका क्या है याद रखने का, कम वर्ड से कम दिखता होगा, हाइपरमेट्रोपिया, ज्यादा वर्ड से दूर दिखता होगा, लॉन्ग दिखता होगा, बट नजदीक नहीं दिखता,
ठीक है ना, दूर दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता, तो कौन से एनिक लगाएंगे हम? इसमें कन्वेक्स लगाते हैं। जहाँ पे कौन से लगाते हैं? कनकेव। जहाँ पे जो हमारा होती है, जहाँ पे आई होती है हाइपरमेट्रोपिक आई, उसके अंदर इमेज जो है पीछे बनती है, ठीक है ना। जहाँ पे आगे कनकेव लेंस बनाते हैं एंड आगे कनकेव लेंस जो है थोड़ा ये वाला कन्वर्ज करता है, थोड़ा ये वाला करता है, एंड हम जो इमेज होती है उसको वापस रेटिना पे लाते हैं। ये होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। एंड इस तरह से हमारी आंखों का एक और डिफेक्ट होता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये एक आंखों की ऐसी दिक्कत होती है जो एज के साथ डेवलप होती है। एज के साथ अगर आप 40s के ऊपर होंगे तो धीरे धीरे आपको प्रेसबायोपिया देखने को मिलेगा। इसको हम रीडिंग विजन भी कहते हैं, रीडिंग विजन डिफेक्ट। रीडिंग डिफेक्ट इसमें क्या होता है कि एक आंख जो है करीब की चीज़ों को जो है वो क्लियरली नहीं देख पाती, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा होता है प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होता है। हाउएवर हमारा हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया एज की किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो है आंख का एक और डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं हम स्टैग्मेटिज्म। इसमें एक आंख की ऐसी दिक्कत होती है, अगर हमारे पास जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये वाली आंख जो है इधर या ये वाली जो है लाइंस देख पाएंगी, वर्टिकल लाइंस रोज देख पाएगी, या ये वाली जो आंख है सिर्फ कॉलम्स देख पाएगी। दोनों जो है एट द सेम टाइम नहीं देख पाती। दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा आई से सिर्फ आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से हमारा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वी मोस्टली यूज कॉपर वायर्स। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के अंदर हम जो है मोस्टली कॉपर वायर्स का यूज करते हैं। क्यों कॉपर वायर्स का क्यों यूज करेंगे? बिकॉज हम किसी वायर्स का जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के अंदर क्यों यूज करें? क्योंकि उसका जो है रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम होगा, हीट कम होगी तो बर्निंग के इशू हमें कम होंगे, एंड जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली जो है वायर से स्मूथ फ्लो करेगी। दूसरी जो हम चीज़ देखते हैं वो देखते हैं मैलिएबल एंड डक्टेबिलिटी। मैलिएबल किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये वाला जो है शीट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड डक्टाइल ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम जो है कॉपर को जो है क्या करते हैं वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड डक्टिलिटी जो है हमारे जो है ऐसे रीजंस होते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से हम जो है इसको फिटिंग्स के अंदर यूज करते हैं। थर्ड रीजन, एनी अदर रीजन आपके दिमाग में अगर कोई आ रहा है, कौन सा हो सकता है? क्रोजिव। ये ठीक है ना, ये जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन वगैरह। ये वाला जो होता है हमारा कॉपर वायर्स होती है, ये इनको कम क्रोड होती है, दैट्स वाई हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। तो ये वाले आप लिखेंगे, ठीक है ना। जस्ट इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वी मोस्टली यूज कॉपर वायर्स, ठीक है ना। बिकॉज करके आप लिखेंगे दे हैव लेस रेजिस्टेंस, दे आर मैलिएबल एंड डक्टेबल, दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। तो ये वाला जो है इस तरह से आप जो है एग्जाम के अंदर आंसर लिखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। हमारी जब सनलाइट पड़ती है सिल्वर क्लोराइड पे, सिल्वर क्लोराइड हमारा कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा AgCl। सी होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। किस फॉर्म में होता है? हमारा होता है ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। अगर इस पे हम जो है सनलाइट डालेंगे, सनलाइट इस पे पड़ेगी तो इसकी वजह से हमें खुद ही बताता है, एक तो मिलता है सिल्वर कैसे मिलेगा? Ag प्लस हमें क्या मिलता है? क्लोरीन हमारी गैस होती है, एंड हम जानते हैं क्लोरीन जो गैस होती है ये इस तरह से जो है खुद एग्जिस्ट करती है, खाली Cl अकेला जो है एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह O2 जो है एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन सिर्फ O एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरल फॉर्म के अंदर O2 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इसी तरह Cl2 हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ये वाली हमारी गैस होती है एंड सिल्वर हमारा सॉलिड होता है। एनीवे हमें ये कह रहा है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे Cl कितने हैं? 2, यहाँ पे Cl कितना है? 1, हम इधर 2 लगा देंगे तो हमारे हो गए Cl2, बट 2 Ag भी हो गए तो यहाँ पे हम 2 सिल्वर कर देंगे, 2 Ag, 2 AgCl सॉलिड एंड 2 AgCl2। दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इनमें से केमिकल रिएक्शन जो है किसके अंदर जो है हमें देखने को मिलती है? केमिकल रिएक्शंस कब होती है? जब X प्लस Y आपस के अंदर रिएक्ट करें एंड हमें Z दें, ठीक है ना। मतलब दो हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ तीसरा प्रोडक्ट जो है जहां पे बना रहे हैं। स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर गैस सिलेंडर, ठीक है ना। अगर हम जो है ऑक्सीजन को हम गैस सिलेंडर के अंदर जो है प्रेशर के अंदर स्टोर करेंगे तो स्टिल ये ऑक्सीजन रहेगा, O2 ही रहेगा, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अगर हम एयर को लिक्विफाई करेंगे स्टिल उसके कंपोनेंट वही रहेंगे, ठीक है ना। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, अगर हम पेट्रोल को ओपन में रखेंगे तो स्टिल इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। बट अगर हम हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम कॉपर वायर को जो है हीट करेंगे एयर के अंदर, अगर हमारे पास कॉपर है इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के अंदर तो हमें क्या देता है?
टेम्परेचर जब हाई होगा, एंड ये वाला जो है हमें देगा कॉपर ऑक्साइड, राइट, कॉपर ऑक्साइड हमें मिलता है। तो ये वाली है जो हमारा ये चीज़ें मिल रही हैं, बट एक न्यू चीज़ हमें मिल रही है, दैट्स व्हाई दिस वन इज हमारा केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया मालिक्यूल। अमोनिया मालिक्यूल के लिए हमें जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है ड्रा करनी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया मालिक्यूल, वेरी सिंपल। अमोनिया मालिक्यूल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हमारा जो है इसका केमिकल फार्मूला है। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा दूसरा होता है लीविस स्ट्रक्चर। लीविस स्ट्रक्चर्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जस्ट हमें ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, हमें पता होता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि इसके जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड उससे हम जो है ड्रा करते हैं। सपोज करते हैं हमारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 7 है। एंड अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका फॉर एग्जांपल हमारा ये न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का, एंड पहली शेल के अंदर हमारे जो है 2 हैं इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरी शेल के अंदर कितने बचे, 5 बचे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे 5 हैं इन पे बनता है, ठीक है ना, इन पे बनता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड जो अंदर वाला शेल है, ठीक है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते, आउटर मोस्ट शेल को हम जो है लेते हैं कंसीडरेशन के अंदर। इस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर जो पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, बट होता कितना है, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पहली शेल जो है, पहली ऑक्टेट जो है इसकी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। पहली हमारा जो शेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इन टोटल, 2, दूसरी शेल के अंदर कितने होते हैं, 8। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एनीवे आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NH3 का हम ड्रा करते हैं। NH3 हमारे पास लीविस कहता है, हमारे पास जो एक आटम है उसको हम बड़ी सर्कल से दिखाते हैं। बड़ी सर्कल से हमने दिखा दिया नाइट्रोजन का आटम, एंड हमारे पास कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास जो वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं, 5। मैंने कहा, अभी मैंने बताया कि पहले इन टोटल इसके पास 7 हैं, 2 तो पहली जो है ऑक्टेट के अंदर है, एंड जो दूसरी हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 5 हैं। तो अब जो है हमारे पास इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आपने जो है शेल पूरा करने के लिए इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जो है नाइट्रोजन का शेयर करेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, एंड ये वाला जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एंड अपना इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन को देगा। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, एंड नाइट्रोजन अपना इसके साथ शेयर करेगा। इन दिस वे जहाँ पे हम देखें तो नाइट्रोजन अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहली शेल के अंदर हमें 2 चाहिए, दूसरी के अंदर 8 चाहिए। तो नाइट्रोजन ने जो है अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ ये स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है ना। इन ए सिमिलर वे हमारा जो हाइड्रोजन है, इसने पहली शेल के अंदर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इसके साथ शेयर करके इसने दूसरा इससे यहाँ से जो है इसका शेयर कर रहा है, एंड ये भी जो है स्टेबल हो चुका है। एंड दैट्स हाउ atoms and molecules reacts with each other। चलिए आते हैं, एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हमारे साइक्लोहेक्सेन का जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन जो हमारा होता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा C6H12, C6H12, ठीक है ना। एंड हम इसको ड्रा किस तरह से करते हैं, हम इसको ड्रा करते हैं बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हेक्सागन ड्रा करते हैं, दैट्स इट। ये हमारा हो गया ये वाला, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद जो है आपको टोलिन का पता होना चाहिए, मे बी एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम टोलिन का आपको पूछ ले। टोलिन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, C6H5CH3, राइट, ये वाला होता है। एंड इसको आप इस तरह से आप ड्रा करते हैं, राइट, ये वाला दिस एंड जो है दिस एंड दिस, ये वाला हो गया आपका टोलिन। इस तरह से आपके पास जो है अगर C6H14 होगा तो ये आपका होता है हेक्सेन, इसको हम कहते हैं हेक्सेन, राइट। इस तरह से जो है आपका अगर C6H6 हो तो हम इसको कहेंगे बेंजीन। ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एंड ये वाले जो है आपको कुछ कंपाउंड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एनीवे आते हैं नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इनको हमें इस तरह से अरेंज करना है विद द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी।
ठीक है। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अंडर जो है हम जो है इनको किस तरह से करते हैं, एंड ये पूरा डिपेंड करता है कि इनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं एंड इनके पास वैलेंसी कितनी है। इसके लिए हम जो है इसके लिए हम जो है एक निमोनिक्स से जो है इसको याद रखते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है किसी निमोनिक्स से इसको याद रख सकते हैं। एंड लेट्स गेट बैक एंड देखते हैं हम इसको जो है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है अगर आप इसको देखेंगे सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो होता है हमारे पास आयरन, एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास है कॉपर। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको जो है देखते हैं। हमारे पास कॉपर है, ठीक है ना, इससे जो बड़ा जो होता है सिल्वर होता है, ठीक है ना, देन उसके बाद हमारा एल्युमिनियम होता है, देन हमारा जिंक होता है, एंड देन हमारा आयरन होता है। या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आयरन सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। सॉरी, ये डिक्रीजिंग आर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, पहले आपने कॉपर लिखा, फिर आपने लिखा सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये वाला जो होगा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है इसकी रिएक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। एनीवे, आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। इनमें से कौन से जो ऐसे हैं मतलब जिनको डिस्प्लेस किया जा सकता है बाय अनदर वन, ठीक है ना। सबसे जो हाईएस्ट जो आपको रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे है सिल्वर। अब हमसे पूछ रहा है सबसे मतलब डिस्प्लेस कौन हो सकता है, सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैग्नीशियम जो है सिल्वर वाले साल्ट के अंदर मिक्स होगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक सिल्वर वाले साल्ट के अंदर मिक्स होगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। कॉपर सिल्वर वाले साल्ट के अंदर मिक्स होगा तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। ये लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे पहले इसको भगा देंगे। दिस गोना बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी 4 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं वेस्ट को जो है डिस्पोज करने के। सपोज हमारे पास है लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास होता है वेस्ट कंपैक्शन, ठीक है ना। देन कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, कोई भी 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट को डिस्पोज करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। ड्राई फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग रिफ्लेक्स सेक्शन, एक फ्लो चार्ट बनाइए जो डिपिक्ट करे रिफ्लेक्स सेक्शन ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर हमने बहुत अच्छे से जो है इसको पढ़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कोई स्टिमुलस, किस चीज़ का हमें स्टिमुलस हो रहा है, देन हमारे रिसेप्टर्स सेम चीज़ को, ठीक है ना, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। जब मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा ख़राब लिख रहा है, आई एम सॉरी। एंड मैं चाहता हूँ कि आपका जो है कम से कम जो है यहाँ पे टाइम बचे, टाइम लगे। स्पाइनल कार्ड, ठीक है, स्पाइनल कार्ड, देन आपका मोटर न्यूरॉन्स एंड EURONS, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। देन आपके अफेक्टर्स को ज़्यादा है सिग्नल्स, एंड आपके मसल अकॉर्डिंगली जो है कंट्रैक्ट होते हैं या जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, एंड यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलता है, ठीक है ना। सेम एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है, फॉर एग्जांपल आप हीटिंग पेन को जो है किसी हीटिंग पेन को टच करते हैं तो जो है सिग्नल जाता है, एंड स्पाइनल कार्ड जो होता है ब्रेन जो है मोटर नर्व्स के जरिए यहाँ पे कमांड देता है कि अब इसको पीछे हटाना होगा, ठीक है। एंड आप जो है रिस्पांस जो है अफेक्टर्स जिस तरह से हमारे मसल्स होते हैं, एंड आप हाथ लेफ्ट हैंड कर लेते हैं। तो ये वाली जो है फ्लो चार्ट है हमें रिफ्लेक्स सेक्शन का, यू कैन चेक इट। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ हमारे पास ऐसा मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो जो इंडिकेट करता है मतलब डिफरेंट कलर जिसके जो है हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट pH लेवल्स पे, ठीक है ना। जब डिफरेंट pH लेवल्स के सब्सटेंसेस इनके साथ मिक्स होते हैं या इनके टच में आते हैं तो इनके जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं इनके डिफरेंट कलर जो होते हैं हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम एसिड्स एंड बेसेस को जो है चेक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी पास जो है वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं, पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक लिटमस पेपर, या सोल्यूशन की फॉर्म में भी जो है हो सकते हैं। एग्जाम्पल मिथाइल रेड हमारे पास जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 to 16 के अंदर 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है ना। आपको जो है कोर्स के अकॉर्डिंग इनको जो है देखना है। पहला जो है फॉर एग्जांपल ए
ए आपका होगा जब आपकी असर्शन ठीक हो एंड रीजन भी आपका ठीक हो एंड आपका जो रीजन है ये असर्शन का जो है एक्सप्लेनेशन हो, आप ए हिट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका जो असर्शन है ठीक है ना ये वाला ठीक हो एंड आपका जो रीजन है ये वाला भी ठीक हो, बट जो रीजन है ये आपके एक ही एक्सप्लेनेशन ना हो तो आप बी टिक करते हैं। आपका असर्शन ठीक हो बट रीजन गलत हो तो आप सी टिक करते हैं। आपका असर्शन फॉल्स हो बट रीजन ठीक हो तो आप डी टिक करते हैं। बट एग्जाम के अंदर आप जाएंगे, आप इनको रीचेक करेंगे, एग्जामिनर कभी ऊपर नीचे कर देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। When zinc is dipped in copper sulfate solution, जब जिंक को हम जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो है हम डिप करते हैं, रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल एट द बॉटम। तो रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स जो हैं बॉटम जो होता है बीकर के बॉटम में जो है सेटल करते हैं। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म जिंक, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड जिंक सल्फेट का जो है सोल्यूशन जो है बनाता है। एंड रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स जो होते हैं किसके, कॉपर के, वो सेटल हो जाते हैं बीकर के नीचे। तो पहला जो है हमारा ठीक है, दूसरा भी हमारा ठीक है एंड दूसरा जो है हमारा एग्जैक्ट रीजन है फर्स्ट का, ठीक है ना। जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड जब हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर तो जिंक जो है कॉपर को जो है यहाँ पे जो है डिस्प्लेस कर देता है एंड इसमें जो है ए वाला हमारा होगा इसका आंसर। 15 assertion, pea plant having violet flowers is crossed with a pea plant having white flowers। अगर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर हमारे पास पी प्लांट हैं वायलेट फ्लावर्स जो है हम इनको क्रॉस करते हैं मतलब कि वाइट फ्लावर्स, पी प्लांट्स के अंदर वायलेट फ्लावर्स के जो प्लांट हैं उनको हम वाइट फ्लावर्स के प्लांट के साथ जब है करते हैं, क्रॉस करेंगे तो हमें जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी हमें मिलेंगे, जितने भी हमें पी प्लांट्स मिलेंगे उन सब के कलर जो फ्लावर्स जो होंगे वो वायलेट होंगे। ये वाला स्टेटमेंट जो है ठीक है। वाइट कलर जीन इज नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दूसरा ये वाला भी ठीक है एंड दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले की। वाई, बिकॉज जो है वायलेट एंड वाइट एज्यूम करते हैं ये दो ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, ये दो ट्रेड्स हैं हमारे पास। ये वाला जो होता है ये रिसेसिव ट्रेड होता है एंड ये वाला डोमिनेंट ट्रेड होता है। जाहिर सी बात है जो डोमिनेंट ट्रेड होगा वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है एंड जो रिसेसिव ट्रेड होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता। तो ये दोनों वाले ठीक है। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। फूड चेन जो होता है इसकी वजह से हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को जो है हमारी जो है हिन खा रही है एंड हिन को हम खा रहे हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं इस ग्रास के अंदर कोई केमिकल जो है इसके अंदर था वो ग्रास हॉपर के अंदर ट्रांसफर हुआ एंड हिन के अंदर गया एंड हिन को हमने खाया। तो इस तरह से हार्मफुल जो है केमिकल्स इसकी वजह से जो है ट्रांसफर होते ही, ठीक है ना। द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। यस, जो लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल ये ग्रास है एंड ग्रास को ह्यूमन ने खाया, ठीक है ना, ये फूड चेन खत्म, या ह्यूमन को लायन ने खाया, तो 3 ही ट्रॉपिक लेवल्स हैं इसके अंदर। बट यहाँ पे देखें ये ग्रास है, इसको ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है, ग्रास हॉपर को हमारे जो है फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया एंड स्नेक को हॉक ने खाया। आप इसकी लेंथ देखेंगे, इसके अंदर बहुत सी ट्रॉपिक्स लेवल हैं, इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी छोटी है, तो लेंथ वेरी करती है। बट जो रीजन है ये इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले की, मतलब ये वाला सही है, ये वाला सही है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ये एक्सप्लेनेशन असर्शन की रही नहीं है। तो इसके लिए हम जो है बी आंसर का यूज करेंगे, तो हमारा होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 17 Question number 17 to 20. 5 subparts each. You are directed to answer any 4 subparts in these questions. Question number 17 से 20 के अंदर जो है आपको 5 subparts दिए रहते हैं एंड इसमें से जो है आपको टोटल जो है इन टोटल 4 पार्ट्स जो है आंसर करने होते हैं। टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, मुझे फास्ट चलना होगा। एनीवे, अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो है देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक करंट के एक जो है किसी भी वायर के अंदर जो है करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना, तो उसके जो अराउंड होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। ये वाली क्लियर हुई। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हम जो है किसी सोलेनाइड को रखें या किसी वायर को रखें या किसी मेटल को रखें, तो इसकी वजह से जो होता है करंट इंड्यूस होता है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी करंट जो है जनरेट करता है एंड हमारा जो ये वाला होता है जब करंट फ्लो करती है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड, ठीक है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका अगेन इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। आप इसको जो है स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ जो है आपको जो है इसके अंदर स्टडी करनी है। एनीवे, हम जहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। जो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि करंट के साइड में फ्लो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनमें से कौन सी चीज़ जो होती है हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो है डायरेक्शन देखने के लिए अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम इनमें से कौन सा जो है यूज करते हैं किस चीज़ को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड लाइन हम जो है किससे चेक करते हैं, तो ये वाला जो है हमारा दिस वन जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल को, ठीक है। इन चार में से हमें यूज करना है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल जो होता है, फॉर एग्जांपल ये वाली वायर है, इसको हम जो है अपनी ग्रिप में अगर पकड़ेंगे, जो जिस साइड में वायर है, अंगूठा जो हमारा होता है वो करंट की तरफ डायरेक्शन जो है करता है, एंड जो हमारी उंगलियों का करल बनता है, इस तरह से जो हमारी ग्रिप बनती है फिस्ट की, ठीक है ना, ये हमें दिखाता है कि किस तरह से जो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपल सी बात है, जो हमारी वायर ऊपर फ्लो कर रही है, इसके अराउंड ये वाला जो है, जहाँ पे ये वाला जो है आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट इज। जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, वो किसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी वायर है, इस हमारी वायर के अंदर जो है ये चीज़ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हम इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखें, किसी भी पॉइंट पे देखें, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे। एक, कितनी इंटेंसिटी से करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, आई मतलब करंट कितना जो है इसके अंदर जो है कितना तेज करंट जो है, या कितनी इंटेंसिटी से जो है करंट जो है, कितना हाई वोल्टेज की करंट जो है जहाँ से फ्लो कर रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जितना जो है ज़्यादा करंट इस वायर से पास हो रहा होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने के चांसेस के, ठीक है ना। मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, हमारी करंट पे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके करीब में अगर आप देखेंगे, इसके करीब में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, बजाय आप इस साइड में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा, वो कम होगा, ठीक है ना। जहां पे आपको कम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस वायर, ठीक है ना। मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इतना कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को, ठीक है। तो यही वाली चीज हमें देखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है कि कितनी इंटेंसिटी से करंट फ्लो कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, तो इनवर्सली जो है डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है कंडक्टर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं करता डिस्टेंस से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब है जहां पे कम डिस्टेंस है तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर का, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जितना दूर जाएंगे कम होता है। इनवर्स जो ये है हमारा डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट करता है। तो ए एंड बी दोनों सही हमारे होंगे। क्वेश्चन डी, पार्ट डी हमारा राइट आंसर। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज, ठीक है ना। हमें अगर जो है डिफ्लेक्शन चेक करनी है किसकी, कंपास की, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो है बिल्ड होता है, तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो है हम यूज करते हैं राइट हैंड, वेयर इज दिस वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड जो रूल है, इसको हम यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल जो है इसको चेक करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल का हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर इज, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्या मतलब हुआ इसका, फॉर एग्जांपल जब तक इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट फ्लो करती रहेगी तब तक इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। जैसे ही जो है इसके अंदर जो करंट बंद होगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा जो है टेम्परेरी मैग्नेट हम इसको कहते हैं। जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन सा प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वी मूव when we move along the period or down the group of a periodic table, the chemical and physical properties of elements show variation, ठीक है ना। जब हम जो है मूव करते हैं एक पीरियड, along the period और डाउन द ग्रुप ऑफ ए पीरियाडिक टेबल, तब हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती है या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरिएशन शो करती है, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड जो है हमारे जो है यहाँ पे आई एम श्योर आपने देखा होगा पीरियाडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स जो है इसके अंदर जो है हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ठीक है ना, मोस्ट एक्सेप्टेबल रहता है, राइट। इस तरह से होता है, राइट। एंड लेट मी ओके, एंड इस तरह से होता है हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, राइट। ऐसा ही होता है। एंड इसके अंदर जो यहाँ पे इस तरह से जो लाइनें होती हैं, जहाँ से जो रोज होती हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है ना। जो नीचे वाले हमारे कॉलम्स होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है ना। चलिए
अब इसी पे जो है क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ठीक है ना, एटॉमिक साइज होता है हमारा न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक साइज होता है, फॉर एग्जांपल रेडियस कितना है। ठीक है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा लेफ्ट एंड ये वाला होगा हमारा राइट। अब जब लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे, मतलब इस तरह मूव करेंगे, ठीक है ना, इन ए पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स। तो एटॉमिक साइज हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, पहले हमारा बड़ा होता है, फिर हमारा छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, जब एटॉमिक साइज होता है ये वाला जो है यहाँ पे डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, ट्रीट। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करे। अगर नीचे हम देखें, ठीक है ना, तो अगर हम नीचे आएंगे, नीचे कॉलम में आएंगे, तो ये वाला जो है इतना है, ठीक है ना, ये वाला इससे बड़ा, ये वाला इससे बड़ा, ये वाला इससे बड़ा। मतलब जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है एंड यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो रो की यहाँ पे पीरियड की बात कर रहा है, पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, तो ये होगा हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अनमूविंग डाउन द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। जो मेटालिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट्स का, जब हम पीरियड के अंदर जो है मूविंग डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप हम कॉलम के अंदर नीचे जाते हैं तो हमारे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। जब हम नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा आटम है, इसका साइज जो है आप देखेंगे कि जो है जहाँ पे जो है प्रोटॉन जितना नीचे आएगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन जब प्रोटॉन बढ़ेंगे, ठीक है ना, एंड बाद में जो है शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, अब जब शेल बढ़ेंगे, जब प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन अंदर बढ़ेंगे बट बाहर से शेल बढ़ते हैं, हर स्टेप पे एक नया शेल जो है ऐड होता जाता है। ठीक है ना, हर स्टेप पे अगर नया शेल ऐड होगा तो बाहर से जो है जो हमारा दूर का होगा इलेक्ट्रॉन, दूर का शेल होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे और उन पे जो ज्यादा अट्रैक्शन होगी इसकी न्यूक्लियस की, वो आपको कम देखने को मिलेगी। मतलब जहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस आटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसने इसको ज्यादा मजबूती से होल्ड करके रखा होगा, बट ये वाला जो आटम है इसका साइज बड़ा है एंड इसका जो दूर का इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, इस पे जो है इतनी मजबूती से न्यूक्लियस ने उसको नहीं पकड़ रखा होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को इतने स्ट्रांगली नहीं पकड़ा होगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लो पीछे से आएगा या कोई भी चीज जब जो हो गई पास होगी, तो ये वाला जो है अपनी जगह से मूव कर सकता है एज कंपेयर टू दिस वन। ये वाला जो है इजीली ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, क्यों नहीं मूव करेगा, रीजन बीइंग क्योंकि इस पे जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रांगली जो है इसको इलेक्ट्रॉन को अपने पास जो है इसने पकड़ के रखा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है दूर है न्यूक्लियस से। ठीक है ना, इसलिए जो है न्यूक्लियस का जो है इस पे फोर्स, इसको पकड़ने की क्षमता जो है कम रहती है एंड ये वाला इजिली मूव करता है। तो मतलब जब इजिली मूव करेगा, हमारा मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स के अंदर करंट तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन जो है आटम्स के जो है फ्लो करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इजीली फ्लो कर पाएगा क्योंकि जहां पे न्यूक्लियस जो है इसको इतनी मजबूती से पकड़ नहीं रखा। तो जितने हम नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो करेंगे करंट फ्लो करेगा, मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो वाला मेटल है। तो जो हमारा रहेगा नीचे जो है हमारा पीरियोडिक ग्रुप के अंदर जो होगा हमारा मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट्स का, वो इनक्रीज होगा। हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एस्टेटीन नहीं है जहाँ पे, बिलोंग टू हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच अमंग दीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा आटम जो है अपनी तरफ दूसरों को कितना खींचता है, अब यहां से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली शेल के अंदर कितने चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरी के अंदर हमें कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इन टोटल हमें जो है दूसरी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, दूसरी शेल को जो है आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहां पे समझने वाली बात है एक बात, अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए एंड वैलेंसी कितनी हुई, 4, वैलेंसी हुई 4। इस तरह से अगर हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स जहां पे अवेलेबल हैं एंड वैलेंसी फिर कितनी होगी, वैलेंसी होगी 3, मतलब 3 और चाहिए हमें इसको पूरा करने के लिए। अब देखिए ये वाला जो है इस वाले एटम जिसके पास हमारे जो है, जिसको 3 ही चाहिए अपने इस शेल को पूरा करने के लिए, इसके अंदर जो है ये ज्यादा मजबूती से नए वाले इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसकी जो हम कहेंगे ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बजाय उसके हमारे पास कोई एटम है एंड इसकी जो आउटर शेल है, फॉर एग्जांपल पहली शेल इसकी ये है एंड इसकी जो है सेकंड शेल जो है हमारी, इसको चाहिए थे, इसके पास जो है इन टोटल फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, वैलेंसी इसकी कितनी है, 5।
तो चांसेस ये हैं कि ये वाला जो आटम है ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को खो दे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी कम है, इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये चीज़ आपको समझनी होगी जितनी कम वैकेंसी होगी, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है साइज पे भी मैटर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम नीचे आते हैं तो साइज आटम का बढ़ता जाता है, दो हमारी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं, बट साइज जो है बढ़ता रहता है। अब जब साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट जो हमारी शेल होगी वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे लूजली बाउंड होंगे एंड वो इजिली मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कमजोर होती जाती है। जो ऊपर होगा सबसे टॉप पे होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें पूछ रहा है जहां पे कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। जैसे ये वाला है, जहां पे आप देखेंगे फ्लोरीन हमारा ऊपर होता है, देन हमारा क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, देन इस तरह नीचे। When we go down the group in a periodic table, जब हम periodic table के अंदर जो है नीचे ग्रुप के अंदर जाते हैं, a new shell of electrons is added at each succeeding level element, ठीक है ना। जब हम नीचे ग्रुप के अंदर आते हैं, पहला फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक शेल होगी, नीचे 2 शेल, ठीक है ना, नीचे जो है 3 शेल होती है, ठीक है ना। इस तरह से शेल ऐड होती रहती है। सो व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। वैलेंसी का बट क्या होता है, वैलेंसी जो है हमारी हमेशा सेम रहती है, ठीक है ना। दो हमारे जो होते हैं एक एक जो है हमारी शेल ऐड होती रहती है, बट वैलेंसी जो है हमारी वो सेम रहती है, ठीक है। इट इंक्रीजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, वैलेंसी का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको कम हैं, जो नीड है, ठीक है ना, इस पूरी शेल को पूरा करने के लिए। ठीक, ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई एम थिंकिंग कि पहले मैंने शायद कहीं पे उल्टा बोला है। ओके, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हमारी जो वैलेंसी है वो जो है हमेशा पूरे ग्रुप के अंदर सेम रहेगी। इट रिमेन्स सेम डाउन द ग्रुप, ये वाला जो है इसका राइट रहेगा। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज शो वेरिएशन। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरिएशन शो करती हैं, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वेरिएशन शो करती है नहीं। एक्चुअल में बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरिएशन शो करती है, ठीक है ना। बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑलरेडी इसने ऊपर जो ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है इसी के अंदर ये खुद ही बोल रहे हैं कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरिएशन शो करती है, चाहे ग्रुप के अंदर ऊपर मूव करो या पीरियड के नीचे मूव करो, ठीक है ना। पीरियड में मूव करो या ग्रुप में मूव करो, वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। तो ये वाला हमारा परफेक्ट रहेगा। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इनको पढ़िए एंड एसिड बेसिस एंड साल्ट में से लिए गए क्वेश्चन है। एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस देते हैं जब एसिड को हम जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे बेसिस होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो है हमें जो है हाइड्रोक्साइड जो है आयंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। पीएच हमारा जो होता है नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन हो, पीएच स्केल हमारे पास होता है। पीएच स्केल के अंदर जो है हमारे पास 1 से लेकर 14 तक वैल्यूज होती है, 1 से लेकर 14 तक वैल्यूज होती है। साथ इसके अंदर हम जो है न्यूट्रल वैल्यू कंसीडर करते हैं। न्यूट्रल वैल्यू जिस तरह हमारा जो है डिस्टिल्ड वाटर जो हमारा साफ पानी होता है, ठीक है ना। साफ पानी हमारा ना तो एसिड होता है ना तो कड़वा होता है एंड ना ही खारा होता है, ना ही कड़वा होता है ना ही खारा होता है। दैट्स वाई हम इसको जो है न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। अब इसके ऊपर हम जाएंगे जब इसके ऊपर हमारे वैल्यू आने शुरू होती है कुछ सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जिस तरह से 8 आएगी, जिस तरह से 9 आएगी, इस तरह से जिस तरह से 14 आएगी, तो यहाँ पे जो बेसिस कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है, मतलब चीजें बिटर कड़वी होती जाती है। बी से बिटर होता है, बी से बेसिस होता है, कड़वी होती जाती है ऊपर। बट अब हम जब नीचे आते हैं तो चीजें हमारी जो है जहाँ पे एसिडिक होती जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6 है, जहाँ पे 5 है, जहाँ पे 4 है, जहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो जहाँ पे नीचे जब आएंगे चीजें एसिडिक होती जाएंगी, जब ऊपर हम जाते हैं साथ के ऊपर हमारी जो चीजें हैं वो बेसिक होती जाती है। ब्लड का हमारा पीएच होता है 7.4, ठीक है। अब बात करते हैं जहाँ पे एसिड एंड बेसिस की। जहाँ पे अगर कोई एसिड जितना हमारा जो है जहाँ पे फॉर एग्जांपल इस रेंज में अगर आता है ये वाला हमारा वीक एसिड होगा, ठीक है ना। बट जहाँ पे अगर कोई एसिड है ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है। जहाँ पे कोई हमारा बेस होगा 14 जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। पीएच वैल्यू अगर 14 होगी किसी बेस की तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर किसी की 8 होगी ये मतलब कि वीक बेस है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इससे इंक्रीज होती है प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड में।
तो एनीवे हम आते हैं एंड देखते हैं ए सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू 12 इज ए। अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू पीएच 12 है तो ये क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होगा, बेस होगा। देखिए एसिड तो ऊपर वाले साइड होते नहीं, साथ के ऊपर जो होते हैं बेस होते हैं, एंड ये वाला जो है ये वीक एसिड एंड एसिड वाला जो है कट गया। अब हमारे पास बचा वीक बेस के स्ट्रांग बेस, ठीक है ना। अब देखिए 12 कहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, एंड 7 8 9 10 11, ठीक है ना। बीच में कितने जाते हैं, देखिए 8 9 10 11, कॉमन गैस लगाएं, हमें फिर भी पता चलेगा कि ऊपर ये वाला जो है ये स्ट्रांग हो सकता है, ये वाला होगा स्ट्रांग बेस, ठीक है ना। 7 के ऊपर जो ऊपर वाले साइड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड्स, वीक एसिड्स की हमारी पीएच वैल्यू क्या होती है, वीक एसिड्स की हमारी पीएच वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या होगी, जो 4 से 7 के रेंज में पड़ेंगे, हम उनको कहेंगे हमारे वीक एसिड से। कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे 0.3, ये वाले तो स्ट्रांग हमारे हुए, ये वाले हमारे स्ट्रांग एसिड्स हुए, ठीक है ना। 7 से 10, अब 7 से 10 जो होती है वैल्यूज ये हमारे बेसिस दिखाते हैं, तो ये तो है ही नहीं एसिड, एंड ये वाला ऑटोमेटिकली कट हो गया। 5 से 7 12 टू 14 ये तो हमारे ऊपर वाले जो है बेसिस दिखाते हैं, तो ये वाला है नहीं, हमें एसिड्स पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली जो है हम इसके साथ बचते हैं, ये वाला हमारा वीक एसिड होगा, ठीक है। वीक एसिड्स होंगे जो 5 से 7 के रेंज में पड़ते हैं। एनीवे मैं भी आपको कभी जो है इसकी वैल्यू जो है ऊपर नीचे करके देखें, जिस तरह आपको ऑप्शन में उसने देखकर रखा हो 6 से 7, ठीक है ना। तो जस्ट इसको जो है आपको कंसेप्ट अगर पता होगा, आप इसको जो है पीएच स्केल का आप इसको जो है अकॉर्डिंगली वैसे ही जो है सॉल्व करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड, इनमें से वीक एसिड कौन सा है, ठीक है ना। वीक एसिड वो होते हैं जो 7 के करीब रहते हैं, ठीक है ना। 7 के जो दूर आएंगे 1 तक आएंगे वो वाले स्ट्रांग होते हैं। एसिटिक एसिड हमारा जो है वीक एसिड होता है, इस तरह टार्टरिक एसिड हमारा जो होता है, एसिटिक एसिड हमारा फिंगर से निकलता है, ठीक है ना। ये वाले जो होते हैं हमारा वीक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये वाले हमारे स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। Anyway, the reaction between hydrogen ions given by the acid and the hydroxide ions given by the base to form water is called। अगर हमारे जो है हाइड्रोजन आयंस प्लस जो हाइड्रोक्साइड आयंस अगर हमारे मिलके जो है अगर वाटर दे दे हैं, अगर हमारे पास ये वाटर बनाते हैं, तो इस वाली रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रांग बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, स्ट्रांग बेसिस को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अगर स्ट्रांग बेसिस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ये कंप्लीटली हमें क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे, ठीक है। स्ट्रांग बेसिस अगर हमारे डिसॉल्व होंगे तो हमें क्या मिलेगा, गिव लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन, ये वाला है कंप्लीट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, तो ये वाला हमारा परफेक्ट रहेगा। अगर हमारा वीक बेस होगा, वीक बेस हमारा जो है वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, पार्शली वो हमें जो है आयंस देते हैं, ठीक है ना। चाहे वीक बेस हो या वीक एसिड हो, वो हमें पार्शली जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे, पार्शली जो है आयंस देंगे, ठीक है ना। कंप्लीटली स्ट्रांग जो होते हैं वो हमें कंप्लीटली जो है आयंस देते हैं, ठीक है। Question number 20. Read the following and answer the questions. Conservation means controlled utilization of natural resources. Conservation का मतलब होता है कि कंट्रोल वे में हम नेचुरल रिसोर्सेज को है यूटिलाइज करें, उनको मैनेज करें इन तरह से टू प्रोवाइड सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, रिसाइकलिंग एंड सब्सटीट्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। सस्टेनेबल जो है हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड को फुलफिल किया जाए, एंड अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उसकी डिमांड को भी जो है मद्देनजर रखा जाए, उनकी जो है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड को भी कैटर कर सकें, फुलफिल कर सकें। इसके लिए जो है हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं चीज़ों को यूज़ करने के, जिस तरह से रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट होना, जुडिशियस यूज़ करना है रिसोर्सेज का, कम से कम जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज की नहीं करनी। ये हमारे पास जो है कुछ तरीके होते हैं सस्टेनेबल वे जो है जहाँ पे जो है सस्टेनेबल यूजेज रिसोर्सेज की। एनीवे आते हैं क्वेश्चंस पे एंड विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है वो बढ़ जाती है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली इसकी वजह से बढ़ती है। यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स को अगर हम इनके यूज को बढ़ा देंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना, ये वाला तो नहीं है। साइंटिफिक एडवांसमेंट होगी तो इसकी वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे कम यूटिलाइज होंगे, जुडिशियस यूटिलाइजेशन होगी, नहीं बढ़ेगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे घटेंगे, बढ़ेंगे कैसे, इसकी जो डिमांड है नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है ना। दो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ये डिग्रेड होगा, आप सोचेंगे डिग्रेड होंगे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड उसकी वजह से डिमांड और बढ़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये वाला ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी तो डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बढ़ेगी, ठीक है ना। कंज्यूम करने वाले तो ह्यूमन ही है, ठीक है ना।
3R दैट विल हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्गर टर्म, ठीक है ना। कौन से 3R होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं? ये हमारा होता है रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रिडाइस, रिसाइकल, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रीजनरेट। ये वाला दूसरे जो है ये इसने गलत ये है, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, ये वाला हमारी जो है इसकी परफेक्ट जो है फुल फॉर्म। दी इम्पॉर्टेंस मैसेज कन्वेड बाई चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हमारी कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड रीजन के अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या किया था? कुछ जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, ठीक है ना, जब जो फॉरेस्ट को वहाँ पे जो है बेरहमी से काटा जा रहा था, तो लोकल कम्युनिटीज़ की जो औरतें थी या लोग थे वो गए और उन्होंने पेड़ों के साथ चिपक गए कि अब जो है पेड़ों को आपने नहीं काटना, ठीक है ना। इसका तो पेड़ों को जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये वाली मूवमेंट शुरू हुई थी, इसका इसलिए पेड़ों के साथ चिपकते थे, ठीक है ना। इसके लिए हम इसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। ये मूवमेंट हमारी जो है कर्नाटका रीजन के अंदर कुछ टाइम बाद शुरू हुई थी। इसके अंदर भी पेड़ों के साथ चिपकते रहते थे, ठीक है ना। इपको जो एरिया है हमारा विलेज है उसके अंदर ये वाला जो है ये वाली मूवमेंट सेम लाइन्स पे शुरू हुई थी, इसको हम कहते हैं इपको मूवमेंट। यहाँ पे बात हो रही है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब होता है कि कम्युनिटी जो है खुद इन्वॉल्व है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, टू इन्वॉल्व कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ। ये वाला हमारा परफेक्ट है। कम्युनिटी को इग्नोर करना ये वाली बात ठीक नहीं है। कट फॉरेस्ट के अगेंस्ट ये होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजेंसीज हैव राइट टू डिस्ट्रक्शन, नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी को राइट नहीं होता फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने का। तो हमारा थर्ड का ए ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ढूंढनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लिंक होती है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेजेस डेवलपमेंट फॉर करंट जनरेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये वाली जो है हमारी ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वो प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड को फुलफिल करती है एंड आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट कंसीडर द व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है ये स्टेक होल्डर्स का व्यू पॉइंट कंसीडर नहीं करती। ये वाला जो हमारी स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लॉन्ग प्लान एंड परसिस्टेंस डेवलपमेंट, ये वाली हमारी ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये लॉन्ग प्लान और परसिस्टेंट डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिंक्ड होती है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से। तो ये वाली जो है तीनों ठीक है। हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट ये वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये कंसीडर नहीं करता किसका व्यू पॉइंट? स्टेक होल्डर्स का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स का व्यू पॉइंट जो है इसको भी सेंटर में रखता है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ये इस तरह से देखता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सोशल को देखता है, हमारे एनवायरनमेंट को देखता है एंड हमारी जो है इकोनॉमिक्स को देखता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इससे पता चला स्टेक होल्डर हमारा ये सोशल है, इसको कंसीडर कर रहा है। तो दिस को ना बी द राइट आंसर, ठीक है ना। हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये वाला इनकरेक्ट है। कम डाउन। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इको फ्रेंडली। इनमें से कौन सी जो है आपको इको फ्रेंडली देखने को मिलेंगी? पॉलीथीन बैग का शॉपिंग के लिए यूज करना, नहीं। पॉलीथीन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लिटरिंग होती है, ठीक है ना, मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं तो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक क्रस्ट बनती है इसकी वजह से। ये वाला जो है हमारा पॉलीथीन बैग्स का जो है ये वाला इको फ्रेंडली नहीं है। डाइज का यूज़ करना, डाइज जो होते हैं हमारे पास, हमारे सिंथेटिक डाइज होते हैं, इसकी वजह से जो है बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं जिस रीजन के अंदर जो है डाइज की प्रोडक्शन होती है या जो है यूजेज होती है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा जो है फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। यूजिंग विंड मिल्स टू जनरेट पावर फॉर इरीगेशन, ये वाला जो है हमारा जो एनर्जी जनरेट करना रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, ठीक है ना, विंड जनरेशन से एनर्जी को जनरेट करना, ये वाला जो है हमारा इको फ्रेंडली है, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारे जो फॉसल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, ठीक है। थर्मल प्लांट्स जो हैं हमारी एनर्जी मिक्स जो 62% का थर्मल पावर प्लांट से आता है वो हमारा जो है कम होगा। यूजिंग कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये वाली स्टेटमेंट अपने एम्बिगस है। रीजन 20 अगर ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से यूज़ करें तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे, बट कार का ये कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करें। कार का यूज़ करना जो है इसकी वजह से जो है इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है फॉसल फ्यूल्स बर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो है इसके अंदर जो है केरोसिन या हमारा इसके अंदर पेट्रोल या डीजल जो है इसके अंदर बर्न होता है, फॉसल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस एमिशंस जहाँ से हमें प्रोड्यूस होती हैं, तो ये वाला हमारा नहीं है, ठीक है ना। और बहुत से जो है पार्टिकुलेट मैटर भी जो है कार्स की वजह से हमारा जो है निकलता है, तो ये वाला हमारा ठीक नहीं है। या तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकलता है तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे, हमारा सी जो है इसमें परफेक्ट रहेगा। विद दिस हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय। हम उम्मीद करेंगे ये वाला सेशन आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। विल बी बैक विद योर आंसर्स।